So in today's video we'll take another two important topics, that is managing change and effective organization. So let's look up to first managing change. In the previous videos I've taught you some of the organizational change topic that involves resistance to change. So those changes that comes to an organization, जब भी कोई organization में change आता है तो उसको accept जब organization करता है और कैसे उस चेंज को मैनेज किया जाए, उसके बारे में मैनेजिंग चेंज में टॉपिक बनाया गया. मैनेजिंग चेंज 6 फैक्टर्स को इन्वॉल्व करता है. पहला फैक्टर ये है कि जब भी कोई चेंज आता है तो उसका जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन में लाना होता है. इसमें ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आता है, जैसे कि एनवायरमेंट की जैसी डिमांड है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से चेंज होना पड़ता है. ठीक है, अगर एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस है, उनको भी इंक्रीज होना इम्पोर्टेंट है. प्लेस टू प्लेस, टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी, कल्चर टू कल्चर, ये सारे चेंजेस को अडॉप्ट करना होता है. देन सेकेंड आता है कि जो भी मैनेजर है वो होल व्यू ले ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कैसा काम चल रहा है, कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट में कौन से रिसोर्सेज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, लोकेट किए हैं. तो वो व्यू जो है वो होल व्यू लेना चाहिए किसी भी मैनेजर को बिफोर प्रपोजिंग अ चेंज. एंड पार्शियल व्यू अगर वो लेगा तो वो चेंज इतना यूजुअली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और शॉर्ट टर्म में ही अबैंडन हो जाएगा. तीसरी चीज आती है इसमें सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है मैनेजमेंट का, और टॉप मैनेजमेंट सारे लेवल्स को एक ऑल टुगेदर रखता है और उनको गाइड करता है. तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट. फोर्थ मैनेजिंग चेंज हो सकता है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन. एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी चेंज को तो वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाएगा, कोई भी चेंज होगा तो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए उनका कोऑपरेशन लेने के लिए ज़रूरी है कि हम मोटिवेट करें अपने एम्प्लॉयज़ को, और उनकी जो पे सैलरीज हैं उनको टाइम टू टाइम दें, उनको मोटिवेट करें विद बोनस, उनको मोटिवेट करें अलग अलग डिफरेंट बेनिफिट्स देकर. तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ फैक्टर जो आता है वो है ओपन कम्युनिकेशन. ओपन कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, ताकि वो चेंज अच्छे से समझ पाए, मैनेजमेंट उस चेंज को अच्छे से एम्प्लॉयज को समझा पाए. ठीक है, हो सकता है कि एम्प्लॉयज को मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए या फिर उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे ही ना, तो इसीलिए ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जो 6 फैक्टर है मैनेजिंग चेंज का वो है इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स. एम्प्लॉयज जो हैं अगर वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं या उनके मैनेजर चाहता है कि एम्प्लॉय बहुत सक्सेसफुली इस चेंज को एक्सेप्ट करे, तो ज़रूरी है कि उनको उनकी जो एप्रोप्रिएट उन्होंने जो अपना एफर्ट डाला है ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, उनको उसके लिए इंसेंटिव मिलना चाहिए, रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए. तो यहाँ पर चेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा हो जाता है, इजीली हो जाता है. नाउ विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. कहीं कहीं आपको यही टॉपिक मिलेगा एज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, कहीं मिलेगा ब्रिंगिंग ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवनेस, बिल्डिंग एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. तो वेरियस हेडिंग्स में आपको ये टॉपिक मिल सकता है. नाउ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाना ताकि उसकी एबिलिटी इंक्रीज हो टू क्रिएट अ वैल्यू, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन उस मार्केट में अपनी वैल्यू बना पाए. उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, रिसोर्सेज का एलोकेशन होना. अगर रिसोर्सेज सही जगह पे सही टाइम पर एलोकेट किए जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव बन सकती है.
ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव के 3 इफेक्टिवनेस बहुत डिटेल में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इफेक्टिवनेस है वो है एक्सटर्नल रिसोर्स इफेक्टिवनेस। एक्सटर्नल रिसोर्स इफेक्टिवनेस में इन्वॉल्व होता है, जैसे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो इन्वॉल्व करते हैं स्टेक होल्डर्स, कंज्यूमर्स या फिर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर उनकी व्यू पॉइंट्स पॉजिटिव रहें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। अगर इसका एक एग्जाम्पल लें हम कि जैसे स्टेक होल्डर है, अगर हम स्टेक होल्डर का परसेप्शन अच्छा रखें अपने प्रति, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, स्टेक होल्डर का परसेप्शन, तो क्या होगा कि वो पॉजिटिव वे में पॉजिटिव पॉइंट्स देगा ऑर्गेनाइजेशन को। उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, कंज्यूमर इन्वेस्ट करना चाहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, पॉजिटिव वैल्यूएशन होगा तो सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छे से हो पाएगा, ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी और वो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना पाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल रिसोर्स इफेक्टिवनेस। सेकेंड इफेक्टिवनेस जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं दैट इज इंटरनल सिस्टम इफेक्टिवनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या कोई भी जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है उसका इंटरनल सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब भी कोई चेंज आए ऑर्गेनाइजेशन में तो वो उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर पाए, अडाप्ट कर पाए वो चेंज अपने हिसाब से। और वो इंटरनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हो जाती है। तो अगर वो रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर लेगी, अगर उसके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेंगे, अगर उसके एम्प्लॉय काम करना चाहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की इतनी एबिलिटी होगी कि वो एनवायरनमेंट के जो भी चेंजेस है उसको अडाप्ट कर पाए, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव बन पाएगा। तो एनवायरनमेंट के साथ जब आप अडाप्ट कर पाते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑटोमेटिकली इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। और इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो एम्प्लॉय। तो मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज एम्प्लॉयज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टू कोप अप विद द चेंजेस। सो इंटरनल सिस्टम मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। सो इंटरनल सिस्टम इफेक्टिवनेस। द थर्ड इफेक्टिवनेस इज टेक्निकल इफेक्टिवनेस। हम 3 ही इसमें पढ़ते हैं। टेक्निकल इफेक्टिवनेस में चीज़ें आती हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने स्किल्स को, अपने रिसोर्सेज को फिनिश गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करे। यानी कि जो उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे एक अच्छा सा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाए ताकि वो अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को वो गुड्स एंड सर्विसेज दे पाए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बना पाए। टेक्निकल इफेक्टिवनेस बेसिकली इन्वॉल्व करता है कि कैसी आपकी प्रोडक्टिविटी है, कैसी आपकी एफिशिएंसी है। अगर आपके कॉस्ट में रिडक्शन आ रहा है पर यूनिट, जैसे होता है ना कि कोशिश क्या करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है कोई भी चीज़ बनाने की, कोई भी फिनिश गुड बनाने की, वो कम हो। तो उसके लिए जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको अडेप्ट करना होगा। इसके लिए एम्प्लॉय का एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही काम नहीं करेंगे, उनको कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, डिज़ायर होना चाहिए ना एक कोऑपरेट करने का, अगर वो कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी कैसे अडेप्ट होगी। तो इससे टेक्निकल इफेक्टिवनेस इसमें हमने इन्वॉल्व किया। There are some few points that I like to tell you in effective organization. So for building an effective organization, there are some factors that has to be followed in an organization. उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसे फैक्टर्स फॉलो करो आप ताकि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव बन पाए। कैसे कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दीजिए, आप उनसे फीडबैक लीजिए कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस चाहते हैं या वो कैसा काम कर पा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स भी देखा जाए, ठीक है, सर्वे लिया जाए, फीडबैक या सर्वे लिया जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें आ सकता है टीम बिल्डिंग, कि एक अच्छी टीम बनाई जाए, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन को इन्वॉल्व किया जाए, इनोवेशन आए ऑर्गेनाइजेशन में तो एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। उसके बाद पॉइंट्स आ सकते हैं जैसे कि आप लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं कि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो वो उस चीज़ को सीख पाए, तो ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। सो देयर आर some of the few points that I would like to tell you in that these points comes under effective organization. So I hope you like the video. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
है।